नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें एक ऐसे महान सम्राट की कहानी छिपी है जिसे भारत लगभग 2000 वर्षों तक मतलब पूरी तरह से भुला चुका था। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। और इस सफर में हमारी मार्गदर्शक होगी लेखिका सुभद्रा सेन गुप्ता की किताब अशोक द ग्रेट एंड कंपैशनेट किंग। ये किताब सिर्फ एक राजा के साम्राज्य का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उसके मन के अंदर हुए एक बहुत बड़े बदलाव और शांति की खोज की एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है। ये बात सोचने में ही कितनी अजीब लगती है। एक सम्राट जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया हो, उसे उसकी अपनी धरती के लोग पूरी तरह से भूल जाएं। मतलब ये कैसे हो सकता है? उनकी कहानी हम तक वापस पहुंची कैसे? यही इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं दिलचस्प हिस्सा है। उनकी कहानी किसी किताब या ग्रंथ से नहीं मिली, बल्कि वो पत्थरों पर खुदी हुई मिली। 19वीं सदी में अंग्रेज अफसरों और खोजकर्ताओं को पूरे भारत में सुंदर चमकदार पॉलिश वाले पत्थर के स्तंभ और चट्टानें मिली, जिन पर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। हाँ, किताब में इसका जिक्र है कि उन अक्षरों को पिन मैन यानी डंडी जैसे आदमी कहा जाता था। वो देखने में वैसे ही लगते थे और कोई उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि संस्कृत के बड़े बड़े पंडित भी नहीं। तो ये गुत्थी सुलझी कैसे? ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल, ये एक बौद्धिक जासूसी कहानी ही थी। और इसके जासूस थे जेम्स प्रिंसेप नाम के एक वैज्ञानिक जो कलकत्ता की टकसाल में काम करते थे। वो इतिहासकार नहीं थे, लेकिन उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा वो बहुत तेज थी। उन्होंने ठान लिया कि वो इस लिपि का रहस्य जानकर रहेंगे। तो उन्होंने पूरे भारत से इन शिलालेखों की छापे मंगवानी शुरू की। हाँ, और इस काम में उनकी मदद करने वाले लोग भी कम जुनूनी नहीं थे। किताब में लेफ्टिनेंट किट्टो का जिक्र है, जो भालुओं से लड़ते हुए और चट्टानों से गिरते पड़ते भी इन अभिलेखों की नकल तैयार करते रहे। मतलब एक मिशन बन गया था ये। अरे वाह, ये तो वाकई एक जुनून था। तो सफलता कब मिली? सफलता मिली 1837 में। सांची से आए कुछ छोटे शिलालेखों ने प्रिंसिप का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि हर छोटे शिलालेख के अंत में एक ही जैसे 3 अक्षर बार बार आ रहे थे। उन्हें शक हुआ कि ये किसी दान या भेंट का रिकॉर्ड हो सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने संस्कृत के शब्द दानम से उसकी तुलना की होगी। एकदम सही। क्या अंदाजा लगाया था उन्होंने! इसी एक शब्द से उन्हें द, न और म की कुंजी मिल गई। और जैसे ही ये 3 अक्षर मिले, बाकी की पहेली अपने आप सुलझने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पूरी ब्रह्मी लिपि को समझ लिया। कमाल है। लेकिन एक और समस्या थी, जैसा किताब में बताया गया है। भाषा संस्कृत नहीं थी। नहीं, भाषा संस्कृत नहीं थी, बल्कि पाली थी, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। तो अब प्रिंसिप उन संदेशों को पढ़ सकते थे। क्या लिखा था उनमें? जब उन्होंने लंबे शिलालेखों को पढ़ा, तो वे एक राजा के संदेश थे, जो खुद को देवानाम प्रिय प्रियदस कहता था, यानी देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी। लेकिन ये प्रियदसी कौन था? भारत के किसी भी राजा की सूची में ये नाम तो था ही नहीं। तो लिपि पढ़ लेने के बाद भी सम्राट का नाम एक रहस्य था। फिर अशोक का नाम कैसे सामने आया? इसका जवाब भारत में नहीं, बल्कि श्रीलंका के एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिला। उस ग्रंथ को जब पढ़ा गया, तो उसमें लिखा था कि प्रियदसी भारत के एक महान मौर्य सम्राट का ही दूसरा नाम था, और वो सम्राट थे अशोक। तो इस तरह लगभग 2000 साल बाद भारत ने अपने सबसे महान बेटों में से एक को फिर से खोज निकाला था। ये तो सचमुच एक अविश्वसनीय खोज थी। बिल्कुल। तो चलिए, अब जब हम सम्राट को जान गए हैं, तो उनकी कहानी को समझते हैं। और अशोक को समझने के लिए, जैसा कि किताब बताती है, हमें उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत करनी होगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही उस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसके राजा अशोक बने। चंद्रगुप्त का समय भारत के लिए एक उथल-पुथल का दौर था। सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था, और मगध पर धनानंद का शासन था, जो एक क्रूर और लालची राजा था। और उसी राजा ने तक्षशिला के एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, और वहीं से भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली। हाँ, चाणक्य की बदला लेने की वो मशहूर कहानी। उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक साधारण लड़के में एक सम्राट की क्षमता देखी और उसे तक्षशिला ले गए।
उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध नीति, राजनीति और शासन कला में पारंगत किया। पर चाणक्य का लक्ष्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, है ना? नहीं, वो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जो सुव्यवस्थित, शक्तिशाली और सबसे जरूरी प्रजा के लिए कल्याणकारी हो। किताब में वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि चंद्रगुप्त ने शुरुआत में सीधे मगध के केंद्र पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और हार गए। हाँ, और सबक उन्हें एक गांव की महिला से मिला जो अपने बेटे को गरम चपाती बीच से खाने पर डांट रही थी। सही बात है। वो कहती है कि तुम भी चंद्रगुप्त की तरह मूर्ख हो, चपाती हमेशा किनारे से खानी चाहिए जहां वो ठंडी होती है। बिल्कुल, और ये सुनकर चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मगध की सीमाओं को जीतना शुरू किया, अपनी शक्ति बढ़ाई और फिर केंद्र पर हमला करके धनानंद को हराया। और 324 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य था। और ये साम्राज्य सिर्फ मगध तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और संधि के तहत आज के अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें काबुल और कंधार भी शामिल थे, मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। अच्छा, और सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भैया था। हाँ, और उसी की किताब इंडिका से हमें उस समय के भव्य पाटलिपुत्र और मौर्य शासन के बारे में इतनी अद्भुत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने, जिन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहा जाता था। हाँ, बिंदुसार भी एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने साम्राज्य को और दक्षिण की ओर बढ़ाया। तो अशोक को विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिल रहा था जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनका राजा बनना तय नहीं था। असल में ये लगभग असंभव था। ऐसा क्यों? वो तो राजकुमार थे। किताब कहती है कि उनके बड़े भाई सुसीम युवराज थे और पिता के प्रिय भी। यही बात है। अशोक की मां शुभद्रांगी राजघराने से नहीं थी, इसलिए दरबार में अशोक को वो सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन अशोक में योग्यता की कोई कमी नहीं थी। उन्हें बहुत कम उम्र में तक्षशिला के एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। और उन्होंने वहां बिना लड़े सिर्फ बातचीत से शांति स्थापित कर दी थी। बिल्कुल, और तक्षशिला उस समय व्यापार और ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र था। वहां रहकर उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा, अलग अलग संस्कृतियों और लोगों को समझा। बाद में उन्हें अवंती प्रांत का राज्यपाल बनाकर उज्जैनी भेजा गया। और यहीं पास के शहर विदिशा में उन्हें एक व्यापारी की बेटी देवी से प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया। हाँ, और देवी एक बौद्ध थी। तो संभवतः यही अशोक का बौद्ध धर्म से पहला परिचय हुआ। महेंद्र और संघमित्रा उन्हीं की संतान थे। देवी एक शांत और आध्यात्मिक महिला थीं और माना जाता है कि उनके प्रभाव से ही अशोक के मन में बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान और जिज्ञासा पैदा हुई। लेकिन उस समय तो वो एक महत्वाकांक्षी राजकुमार थे जिनकी नजरें सिंहासन पर थीं। बिल्कुल, और 274 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अशोक ने सीधे पाटलिपुत्र जाकर सिंहासन पर अपना दावा ठोक दिया। यहीं पर अशोक के 98 भाइयों की हत्या की कहानी आती है, जो सुनने में बहुत क्रूर लगती है। हाँ, किताब कहती है कि इतिहासकार इसे सच नहीं मानते, तो फिर ये कहानी आई कहां से? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। ऐसा शायद उनके परिवर्तन को और भी ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए किया गया। देखिए, बौद्ध ग्रंथ उन्हें पहले चंडा अशोक यानी क्रूर और भयानक अशोक के रूप में दिखाते हैं। अच्छा, तो चंडाशोक जितना भयानक होगा, उसका धम्म अशोक यानी धर्मी अशोक में बदलना उतना ही महान और प्रभावशाली लगेगा, है ना? ये बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति को दिखाने की एक साहित्यिक तकनीक थी। मतलब ये कि उनके हृदय परिवर्तन के महत्व को बढ़ाने के लिए उनकी पुरानी छवि को और ज्यादा क्रूर दिखाया गया। हाँ, क्योंकि अशोक खुद अपने शिलालेखों में अपने भाइयों और उनके परिवारों की देखभाल करने की बात करते हैं, जो 98 भाइयों की हत्या की कहानी से मेल नहीं खाता। लेकिन हाँ, उनके और उनके भाई सुसीम के बीच संघर्ष जरूर हुआ था, जिसमें सुसीम मारा गया। इसी संघर्ष के कारण अशोक का राज्याभिषेक भी 4 साल बाद हुआ। तो अब अशोक सम्राट बन चुके थे। साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, सिवाय एक राज्य के, कलिंग। अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और यह युद्ध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। और शायद विश्व इतिहास का भी। कलिंग ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। वो एक भयानक युद्ध था, लेकिन अंत में मौर्यों की विशाल सेना की जीत हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक युद्ध के मैदान का जायजा लेने गए और उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। किताब में उस दृश्य का वर्णन बहुत मार्मिक है।
हर तरफ लाशों के ढेर, घायलों की चीखें, अनाथ बच्चे और विधवाएं। उन्हें पहली बार अपनी जीत की असली कीमत का एहसास हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने इस पश्चाताप को छिपाया नहीं, बल्कि उसे पत्थर पर खुदवाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपने 13वें शिलालेख में वो खुद लिखते हैं, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए और इससे कई गुना ज्यादा लोग मारे गए। वो आगे लिखते हैं, कलिंग को जीतने पर मुझे जो पश्चाताप हुआ वह देवताओं के प्रिय के लिए बहुत दुखद और खेदजनक है। ये किसी सम्राट द्वारा लिखा गया एक असाधारण स्वीकारोक्ति है। एक विजेता अपनी जीत पर शोक मना रहा है। शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक अनूठा क्षण था। विजय के शिखर पर पहुंचकर एक सम्राट हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर रहा था। उन्होंने घोषणा की कि अब मौर्य साम्राज्य में भेरी घोष यानी युद्ध का नगाड़ा नहीं बजेगा, बल्कि धम्म घोष यानी धम्म का नगाड़ा गूंजेगा। ये चंड अशोक का धम्म अशोक बनने का सफर था। तो ये धम्म क्या था? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए, ये सच है, लेकिन उनका धम्म किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था। ये नैतिक और सदाचारी जीवन जीने के सिद्धांतों का एक समूह था जो सभी धर्मों के लोगों के लिए था। तो इसके नियम क्या थे? क्या वे बहुत जटिल थे? बिल्कुल नहीं। धम्म के नियम बहुत सरल और व्यावहारिक थे। बड़ों का आदर करना, दास और नौकरों के प्रति दयालु होना, सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करना और सबसे जरूरी अविहिंसा भूतानम, ये एक तरह का सार्वभौमिक नैतिक कोड था। अपने विचारों को पूरे साम्राज्य तक पहुंचाने का उनका तरीका भी लाजवाब था। आज के ज़माने में हमारे पास इंटरनेट और टीवी है, लेकिन अशोक ने अपने संदेशों को अमर बनाने के लिए चट्टानों और स्तंभों को चुना। ये तो एक तरह से प्राचीन काल का मास कम्युनिकेशन था ना? हाँ, और ये संचार और शासन की एक अद्भुत मिसाल थी। उन्होंने पूरे साम्राज्य में प्रमुख व्यापार मार्गों और शहरों में पत्थर के स्तंभ लगवाए और चट्टानों पर अपने आदेश खुदवाए। ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने थे, जिन पर ऐसी शानदार पॉलिश की गई थी कि वो आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। और इन्हीं स्तंभों में से एक पर बना शीर्ष आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ का 4 शेरों वाला स्तंभ शीर्ष और उसके नीचे बना अशोक चक्र हमारे तिरंगे के केंद्र में है। ये कितनी बड़ी बात है कि 2500 साल बाद भी एक सम्राट के विचार हमारे राष्ट्र की पहचान का हिस्सा है। ये उनकी विरासत की ताकत को दिखाता है। लेकिन अशोक का मिशन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। वो अपने धम्म के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। हाँ, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये कहानी भी बहुत सुंदर है कि संघमित्रा अपने साथ बोधि वृक्ष की एक शाखा ले गई थी और उस शाखा को अनुराधापुर में लगाया गया था। माना जाता है कि आज भी वहां मौजूद बोधि वृक्ष उसी मूल वृक्ष का वंशज है। ये 2 देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एक जीता जागता प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया और ग्रीस के राजाओं के दरबारों में भी अपने धम्मदूत भेजे। तो ये अशोक ही थे जिनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निकलकर एक विश्व धर्म बना। बिल्कुल। तो ये थी सम्राट अशोक की कहानी, एक क्रूर विजेता से एक शांति दूत बनने की यात्रा। एक ऐसे शासक की कहानी जिसने दुनिया को सिखाया कि असली विजय शस्त्रों से नहीं, बल्कि धर्म और करुणा से दिलों को जीतने में होती है। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में, हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में, जहां सहिष्णुता, करुणा और सभी के कल्याण की बात की गई है, वो हमें याद दिलाते हैं कि एक शासक या एक समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि उसकी नैतिक शक्ति होती है। सुभद्रा सेन गुप्ता की ये किताब हमें उस महान सम्राट से एक बार फिर मिलाती है जिसका शांति और सहिष्णुता का संदेश आज की इस बटी हुई दुनिया के लिए शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है। और शायद आज हमारे लिए सोचने का सवाल यही है कि अशोक की विरासत सिर्फ हमारे तिरंगे के चक्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संवाद और करुणा की एक शक्तिशाली याद भी है। क्या आज के दौर में, जहां राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे हैं, कोई देश अशोक की धम्म विजय की नीति अपना सकता है? और अगर हाँ, तो असल में वो कैसा दिखेगा? आज की इस चर्चा में शामिल होने और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।